सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए। जो वहां के लोकल लीडर्स जो अन्याय करते थे उस अन्याय से वो बच गए। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट भी होता था, वो ऑडिट वहां होने लग गया। एससीज को जो रिजर्वेशन वहां होता नहीं था वो एससीज को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहां जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति अगर उनकी बहुत ज्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। मोदी जी ने उसको स्वागत किया। मेरा कहना कि यह है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को हम कैसे बहका सके, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालेंगे, जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूं, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत। अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर यानी 40%, अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1-1 लाख रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा? 40 लाख करोड़। और देश का बजट आज कितना है? इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है। टोटल बजट 48 लाख करोड़ है। अगर 48 लाख करोड़ में 40 लाख या 52 लाख करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा आप पैसा लाओगे कहां से? अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश ने चलना और बाकी सारा देश बंद करना है तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से इन लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में थोड़ा उसको लगता है कि शायद 1 लाख मिल रहा है। इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम युवकों को 72,000 रुपया मिनिमम आय की गारंटी देते हैं, यानी अगर नहीं भी वो कुछ करता होगा तो 72,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। उस 72,000 को उन्होंने 1 लाख किया। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम युवाओं को तो स्किलिंग कराएंगे, उनको स्किलिंग करा के उनको लोन देंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए उन्होंने लोन के रूप में मुद्रा स्कीम चलाई। 10 लाख, अभी नए अगले 5 वर्ष के लिए 20 लाख कर दिया। छोटे छोटे रेडी फेडी वाले उनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, अब 1 लाख कर दिया कि उनको जितनी आवश्यकता है बिना इंटरेस्ट के वो भी देंगे। स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लखपति दीदी, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका उत्पाद वो जो बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, कोई खिलौने बनाता है, कोई घर के सामान, कपड़े का सामान है, कोई बुनाई है, कोई कढ़ाई है, या कोई खाने की चीजें, कोई बिस्कुट बनाते हैं, कोई मुरब्बा बनाते हैं, कोई अचार बनाते हैं। इन सब की बिक्री की व्यवस्था हम करेंगे क्योंकि इसमें सबसे कठिनाई काम है वो मार्केटिंग की है। तो इसके लिए हमने हरियाणा में तो घोषणा कर दी है, साझा बाजार बनाएंगे। और साझा बाजार में महीने भर का उत्पाद वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुक करेंगे तो शहर में सारा उनका बिक सकता है। तो ऐसे सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को बिक्री के नाते अगर उनकी बिक्री होती है 1 लाख से 2 लाख रुपये साल का, ये कमाएंगे। उनको लखपति बनाना है, लेकिन कमा के बनाना, मुफ्त में दे करके लखपति बनाना, उससे स्वाभिमानी व्यक्ति तो कभी आगे आता ही नहीं। ऐसे ही ड्रोन दीदी, ये जो कंसेप्ट है कि ड्रोन की सिखलाई, स्किलिंग, ये महिलाओं की कराएंगे कि उस ड्रोन के कारण से आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण से ड्रोन का उपयोग अब हर जगह हो गया। फंक्शंस में, शादियों में, कहीं जुलूस निकलते हैं, कहीं जलसे होते हैं, ट्रैफिक के लोग, पुलिस उसका उपयोग करती है। अब तो इस प्रकार की हर चीज की फोटोग्राफी के लिए ड्रोन एक अच्छा मेथड आ गया कि जिसका सरकार भी जगह जगह उपयोग करती है। तो केवल इतना ही है कि ड्रोन को सिलाई करना और खेतों में मानो दवाई छिड़कनी है, खाद छिड़कना, नैनो यूरिया, वो ड्रोन से छिड़का जाएगा। पहले तो किसान जो है अपने कंधे पर या पीठ पर टैंकी बांध करके उसको चलाता रहता, छिड़कता है। अब उनको आवश्यकता नहीं है। ड्रोन उसका एक साइज के हिसाब से कैपेसिटी उसमें डालो, लिक्विड डालो, उसको उड़ाओ और सारे एकड़ में
10 मिनट में छिड़क के आ जाएगा। अब तो ड्रोन आगे आगे टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई है कि अगर 20 मंजिला मकान पर किसी व्यक्ति को सामान मंगवाना है, बजाय वो आदमी को नीचे भेज करके और दुकानदार को किराने की दुकान या सब्जी की दुकान भेजेगा, केवल वो मैसेज देगा और दुकानदार अपने ड्रोन से उस सब्जी को डालेगा और 20वीं मंजिल पर देकर वापस आ जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी का आधार बनेगा, नए नए अवसर ऐसे रोजगार के बनेंगे। लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये योजनाएं भरपूर, चाहे वो स्टैंड अप है, स्टार्टअप है, ये सारी योजनाएं बनाई हैं। उसमें से अप्रेंटिसशिप, हमारा हरियाणा में देश भर के अंदर अप्रेंटिसशिप का जो प्रयोग चल रहा है, उसमें एक बड़ी संख्या में, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट का ऑफिस 5% लोगों को अप्रेंटिसशिप रख सकता है बिना किसी एग्जाम के। केवल एग्जाम दे के आओ अपना, और अप्रेंटिसशिप में 6 महीने का उनका अप्रेंटिसशिप रखो और जाओ। तो इस प्रकार की सारी चीज। अब इसी प्रकार से झूठ उनका जो शुरू हुआ है वो है अग्निवीर का, कि हम आएंगे अग्निवीर बंद करेंगे। अरे भाई, अग्निवीर में बड़ी संख्या में नौजवानों को एक डिसिप्लिन, एक उनमें देशभक्ति की भावना, एक ईमानदारी का भाव, ये आएगा। उसके बाद नागरिक बनते हैं तो वो नागरिकता इस देश के यानी सिस्टम को ही बदल देगी। उदाहरण के लिए इजराइल, अब तो सबको पता लग गया, पहले नहीं पता होता था। अब चूंकि इसके बदले में उदाहरण देना पड़ता है हमको। इजराइल के हर युवा को 3 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है। हर युवा, हर वहां की जो बेटी है, लड़की है, उसको 2 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है। उसके बाद आकर के अपना जो उनकी सिविल लाइफ है उसमें वो काम करते हैं। जिन्हें आर्मी में रहना चाहते हैं उनको रखते हैं, बाकी वो सिविल लाइफ। तो यहां भी 25% आर्मी में ही रहेंगे, 75% को आकर के सिविल लाइफ में, और फिर उसमें ट्रेनिंग, पढ़ाई उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। जो काम ट्रेड उनको वहां आर्मी में दिया जाएगा उसकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के आधार पर यहां सिविल में आकर के अपना काम करेंगे। आर्मी में तो जितने जाने उतने जाने ही हैं। अगर मानो आर्मी में साल के 10,000 लोग जाने हैं, अब 10,000 आर्मी में रखने के लिए 40,000 भर्ती करेंगे। 10,000 आदमी तो एज इट इज जैसे जाएंगे वैसे रहेंगे। 30,000 वापस आके सिविल लाइफ में काम करेंगे। अब वो क्या करेंगे, इसके बारे में अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो अपनी अपनी स्कीम बनाई है उन्होंने। आपको जानकारी है कि नहीं है, शायद याद आ ही जाएगा। मैंने 15 जून 2022 की घोषणा की थी, हरियाणा का अग्निवीर का जो बालक है, जो नौजवान 4 साल के बाद आएगा, उसको गारंटीड जॉब दिया जाएगा। ये गारंटीड जॉब की बात मैंने कही उस समय, मैंने आंकड़े भी लिए। अभी तक हरियाणा के 2,000 नौजवान ही आर्मी में जा रहे हैं हर साल। 10,000 सारे देश में से जा रहे हैं। एक प्रारंभ में एक प्रयोग है। 2,000 में से मानो 500 तो वहां रह ही जाएंगे, 1,500 आएंगे ना। अब 1,500 लोगों को हमने ग्रुप डी, बी, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, उसके अलग अलग पैरामीटर बना दिए। डी का तो गारंटीड जॉब है ही है, लेकिन उसके आगे भी जो बाकी युवा हैं उनके साथ उनको प्राथमिकता देकर के उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि वो आगे सड़क पर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद, और साथ में उनको वहां से 4 साल के बाद आने के बाद पैसा भी मिलेगा। उस पैसों को ला करके स्वयं रोजगार करने का भी उनके लिए रास्ते खुलेंगे। ट्रेनिंग भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, तो स्वयं रोजगार भी आखिर युवा ऐसे ही करते हैं। तो बड़ी संख्या, कोई 1,500 हरियाणा के लिए ऐसा नहीं है। 1,500 लोग आज भी हम ग्रुप डी में कुछ भी नहीं होगा तो हर साल 7-8 हजार लोग लेते हैं। तो 1,500 अगर वो आते हैं तो बाकी तो खुला ही है रास्ता। उसमें से सी में भी जाएंगे, बी में भी जाएंगे, ए में भी जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आना चाहेगा सरकारी नौकरी में, उसके लिए गारंटेड जॉब है। हाँ, आने की इच्छा नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है। इस प्रकार से जो इनके जो झूठ बोलने वाले विषय हैं, इसको जरूर हमने निकाला भी है, उठाया भी है। चुनाव के संबंध में जो बात मुझे बतानी है वो ये, चुनाव सामान्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके। लेकिन कुछ स्थानों पर, खास करके मैं नाम लेके कहूंगा, कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है। और उस बोगस वोटिंग को हमने सख्ती से रोकने की कोशिश की है। फिर भी चूंकि हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता है, तो हमें कुछ बोगस वोटिंग करने का जो समाचार मिले हैं। अभी ठीक है कि उसको आज चैलेंज करने का समय भी निकल गया, चैलेंज करते भी नहीं है, लेकिन पहले जितनी होती थी उससे कम हुई है, फिर भी हुई है। इसका भी एक संज्ञान हम आगे भी लेंगे कि इस प्रकार से ना हो।
बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही, अभी कल ही कही, क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया है, नोटिस दिया है। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहां कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी, तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 में ग्रॉस इनडिसिप्लिन किया। नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े उसको आकर्षित करने के लिए, और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, अगर दुखी होगा तो, जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों की रुक गई, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना है या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम, इम्प्लीमेंटेशन भी जो पहले हो रही है, नई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई है, लेकिन उनको परेशान करने का काम 4 लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। अब मुझे एक जगह पर, शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहां कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो या उस समाप्ति के बाद करो। ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तौला लटकेगी। वो हमने लिखा है आचार चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। वो तो आप जान ही सकते हैं, राजनीतिक एफिलिएशन, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें से अपना पल्ला झाड़ा कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ उसका वोट देने का अधिकार है, जिसको देना दे, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारिशी राज्य में नौकरी कर लगता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता, उन्हीं के लिए भीड़ इकट्ठी करता और चुनाव में उन्हीं की सहायता करता है। अच्छा सर, जो बोगस वोटिंग की बात की है, कौन सी लोकसभा में या फिर कौन सी विधानसभा में होनी चाहिए, ये बता दीजिए। मोटे रूप से ये रोहतक, सिरसा, इनमें से ये विषय आ रहे हैं। चलो फिर एक बार एक दो विषय और हैं, तो मैं इस बात में मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको तकलीफ हुई तो क्यों हुई। उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने इसमें कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे, और बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया। तो ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को अपने संवारने के लिए किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। एक बात जो मुझे ध्यान में आई है कि जातिगत राजनीति इस प्रदेश में बहुत और प्रदेशों में भी बहुत पहले थी,
लेकिन पिछले 10 सालों में धीरे धीरे अब ये कम हो रही है। इस बार हमको काफी कम देखने को मिली है कि जातिगत जो एकदम वर्टिकल डिवीजन था वो इस बार उतना ज्यादा, खास करके यंग कैडर में वो नहीं हुआ है। यंग कैडर ने इस बार जो अपने मन से जिसको वोट देना था दिया है, वरना तो बुजुर्ग और यंग सब एकमुश्त होकर के एक साइड में जिधर जाना होता जाते रहे। अब उसमें मैंने तो खुले मंचों से कहा कि 3S का 3C का हम सवाल करेंगे, करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमने 2014 में ही हरियाणा 1 हरियाणवी 1 ये कह के शुरू की थी। करप्शन और क्राइम के खिलाफ तो हम पहले से काम कर ही रहे हैं, उसका असर इस बार हमको देखने को मिला। मित्रों, मोटे रूप से तो ये सब विषय थे। कुछ किसानों के बारे में, जो किसानों का मुखौटा उड़ करके कुछ जगह पर हमको मिले, उसका भी मैं पहले कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं कि किसान विरोध नहीं है। ये किसानों का कुछ लोग मुखौटा उड़ करके, जिनका एक वैचारिक दृष्टि से ही वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा करने की फिराक में रहते हैं, और खास करके वामपंथी विचार के लोग। हरियाणा में बहुत कम है, फिर भी कहीं कहीं ऐसा दिखा है। चाहे वो करनाल में 1-2 गांव में देखा, मुझे सिरसा में कुछ गांव में देखा है, लेकिन बाकी जगह नहीं है। रोहतक में देखा हमको, ना सोनीपत में देखा, ना कहीं, हाँ अंबाला में 1-2 जगह देखा है। तो खास करके जो पंजाब के साथ लगती बेल्ट है, इस बेल्ट में कुछ सिखों का लबादा पहन करके, कुछ किसानों का मुखौटा डाल करके, मैंने खुले रूप से बताया, कोई किसान हमारे सारे सिस्टम से नाराज नहीं है। किसान आज जितना हमारी पॉलिसी से सहमत है, कांग्रेसी पॉलिसी कभी हुआ ही नहीं है। बिजली पानी की बात कहीं कहीं, क्योंकि गर्मी इतनी थी, आज भी है, तो ये जो 7 दिन का या 10 दिन का, क्या इसको नाम दे रहे हो, नौतपा, तो ये संयोग से 25 मई को ही शुरू हुआ। तो ये मई का आखिरी सप्ताह पानी के लिए, बिजली के लिए ये संकट रहता है। बहुत हमने डिपार्टमेंट के साथ, थोड़ा इतनी तो सुविधा लोगों को मिले, हम कह ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी ओर से सब कोशिश की है।